हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग राज्यसभा तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे और लोकसभा का हम लोग पार्ट 1 थ्योरी का पढ़ चुके थे। दोस्तों उसमें हम लोगों ने लोकसभा की मतलब गणपूर्ति तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने हैं, हम लोगों को पढ़ना है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग पहले के सेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे, उसके नोट्स भी बना रहे होंगे अगर आप लोगों को उसमें से कुछ नया मिल रहा होगा। इसी तरीके से तैयारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, एमसीक्यूज लगाना, वन लाइनर लगाना, और ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग इसी में कराते हैं। अगर आप लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के अभी तक दोस्तों हम लोगों ने हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी लगवाए हैं, वन लाइनर भी लगवाए हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी क्लास के दौरान ही कराए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अब दोस्तों हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये क्या क्या कार्य करते हैं, ये किन किन भूमिकाओं का संपादन करते हैं। ठीक है, अब सदन की भूमिका का संचालन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, सदन में अपनी भूमिका निभाते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, मतलब सदन कैसे चले। ठीक है, सदन में अनुशासन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करते हैं। जो सदन के सदस्य होते हैं वो प्रश्न जो पूछते हैं उस प्रश्न को स्वीकार करते हैं और उनको नियमित करते हैं कि कौन कब करेगा, कौन कब प्रश्न पूछेगा, उनका क्रम भी निर्धारित करते हैं। वह नियम विरुद्ध घोषित करते हैं, यदि उनका प्रश्न कोई नियम विरुद्ध है तो उसको नियम विरुद्ध भी घोषित करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब सदन की भूमिका का संचालन में ये सदन के अनुशासन को बनाए रखने का कार्य करते हैं, प्रश्नों को स्वीकार करते हैं, नियमित करते हैं और नियम विरुद्ध भी घोषित करते हैं उसको। ठीक है, और किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाएगा। मतलब कार्य स्थगन प्रस्ताव जो होता है, मतलब स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही इस बात को निर्धारित करते हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी अनुमति देते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की दोस्तों। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कोई विचाराधीन विधेयक है, स्थगन प्रस्ताव आता है ना, स्थगन प्रस्ताव कोई विचाराधीन विधेयक होता है तो उसको स्थगित कर देता है, और स्थगन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के विचार से ही आता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, तब आता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव आया है तो किसी कार्य को स्थगित करने के लिए, है कि नहीं। तो विचाराधीन विधेयक पर वो बहस रुकवा सकता है। मान लीजिए कोई विचार चल रहा है, कोई बहस चल रही किसी मुद्दे पर, मान लीजिए वर्तमान में कृषक मुद्दा चल रहा है। ठीक है, कृषक मुद्दा पर चल रहा है, कोई अन्य इमरजेंसी का मुद्दा आ गया, कोई अन्य मुद्दा आ गया जो राष्ट्रीय हित के लिए बहुत आवश्यक है, तो वर्तमान विधेयक पर बहस है उसको रुकवा देगा और अन्य जो इंपॉर्टेंट है उस पर वो बहस की शुरुआत करवा देता है। ठीक है, विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण की अनुमति देना भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करता है। अब हम लोग देखते होंगे कई बार कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा कहा जाता है, सर आप हमको बोलने की कम इजाजत दे रहे हैं, आप हमको समय कम दे रहे हैं, आप हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, हमारा क्रम आप गलत कर दिए। ऐसा हम लोग सुनते हैं, लोग सदस्य लोग अध्यक्ष से अपनी शिकायत करते हैं। तो हम लोग ये वहां से देख सकते हैं कि संसद के सदस्यों को भाषण की अनुमति देते हैं, उनका क्रम व समय निर्धारित करते हैं। विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान करवाते हैं। कोई विभिन्न प्रकार के विधेयक हैं या प्रस्ताव है, उन पर मतदान कौन करवाता है, लोकसभा अध्यक्ष, और उसका परिणाम भी कौन घोषित करेगा, जो वहां का रेफरी, मतलब जो वहां का अंपायर होगा वही परिणाम घोषित करेगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष परिणाम घोषित करते हैं। मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं, ये हम लोग पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर मत बराबर है तो निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, मतलब इसी को कास्टिंग वोट कहते हैं। ठीक है, कास्टिंग वोट। संसद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक संसद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करते हैं। मतलब एक चीज हम लोग यहां से देखते हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करते हैं। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। यहां पर संसद और राष्ट्रपति के मध्य होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है वो उसकी मध्यस्थता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ध्यान देना है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं कि अमूमन यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अध्यक्ष द्वारा यदि धन विधेयक को प्रमाणित कर दिया गया, बता दिया गया कि यह विधेयक धन विधेयक है, तो उसकी प्रकृति पर प्रश्न न्यायालय में नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी सदन में उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है और ना ही राष्ट्रपति द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया
कि अमूमन ये विधेयक धन विधेयक है तो उस धन विधेयक को कोई विचार नहीं किया जा सकता, उस पर राष्ट्रपति द्वारा कोई विचार नहीं, सदन में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो गया हो, मतलब कोई विधेयक जो है गजट में प्रकाशित हो गया हो, तो उसे पेश करने के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अमूमन जो होता है सदन में कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसके लिए एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई विधेयक गजट में प्रस्तुत कर दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तो उसे प्रस्तुत करने के लिए उसे किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज ध्यान देनी है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति पदेन सभापति होते हैं, मतलब वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, कौन करता है? फिर उपसभापति उसकी जगह पर करेगा। मतलब अध्यक्ष करेगा लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा का तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और राज्यसभा का उपसभापति भी अगर नहीं है तो सदस्य लोग मिलकर के किसी का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या दोस्तों 20 हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान देना। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। मान लीजिए कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष बताता है, फिर उस पर कोई विचार ना न्यायालय में, ना संसद में, ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर धन विधेयक पास हो गया, धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था केवल और केवल किस पर है? साधारण विधेयक पर, ना तो धन विधेयक पर, ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों संयुक्त अधिवेशन में हम लोग देखते हैं लोकसभा में 550 सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। अमूमन संयुक्त अधिवेशन में तो लोकसभा को बढ़त ऐसे ही मिल गई, अगर है कि नहीं, अमूमन लोकसभा को ऐसे ही बढ़त मिल गई, तो इसीलिए कहा जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक अमूमन संवेदनशील मामले होते हैं, इसीलिए इन पर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। मतलब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन किन स्थितियों में बुलाया जाता है? 3 स्थितियां हैं केवल। ठीक है, कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं? ये 3 स्थितियां अभी पढ़ते हैं। 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है जब विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। मतलब एक विधेयक एक सदन में पारित हो गया, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक सदन से पारित हो गया, फिर वो दूसरे सदन में जाता है। अब दूसरा सदन उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, इस आधार पर जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और दूसरा सदन अगर उसे अस्वीकार कर दे, ठीक है, अगर उसको अस्वीकार कर दे, कौन सा विधेयक? केवल और केवल साधारण विधेयक। मतलब संयुक्त अधिवेशन तो केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। अगर धन विधेयक राज्यसभा अस्वीकार कर दे तो नहीं बुलाया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा अस्वीकार कर दे नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर साधारण विधेयक है तो अस्वीकार कर देती है अगर दूसरा सदन, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अब साधारण विधेयक कौन सा है? तो जो संविधान में धन विधेयक है, जो संविधान में संविधान संशोधन विधेयक है, इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई विधेयक है वो क्या हो जाएगा? मतलब संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक होता है वो साधारण विधेयक होता है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा सदन इसको अस्वीकार कर दे, दूसरा सदन किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर दे, किसी भी विधेयक नहीं, साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। दूसरा क्या है? विधेयकों पर संशोधन के संबंध में दोनों सदन सहमत ना हो। साधारण विधेयक पे यदि दोनों सदन संशोधन पर सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अगर दूसरा सदन का मतलब यहां पर क्या है कि चाहे लोकसभा या राज्यसभा,
अगर राज्यसभा पहले प्रस्ताव पास करके लोकसभा को भेजती है, लोकसभा ये तीनों काम करता है, या लोकसभा कोई साधारण विधेयक पास करके राज्यसभा के पास भेजती है और राज्यसभा ये तीनों काम करता है, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा साधारण विधेयक पर, ठीक है, ये ध्यान देना। दूसरे सदन द्वारा विधेयक प्राप्त होने की तारीख से, आज विधेयक प्राप्त हुआ, विधेयक पारित किए बिना 6 माह तक अपने पास रखा रहता है, मतलब 6 माह से अधिक समय बीत जाता है, वो अपने ही पास रखा होता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाने की 3 स्थितियां हैं, अगर दूसरा सदन अस्वीकार कर दे या दोनों सदन उस पर संशोधन के लिए सहमत ना हो, संशोधन से सहमत ना हो, यदि दूसरा सदन, तीसरा है यदि दूसरा सदन उसको 6 माह से अधिक अपने पास रखता है बिना पारित किए, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक। अब यहां देखते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में कुछ खास बातें। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अभी ऊपर पढ़ लिए, और बुलाए जाने के पश्चात अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और अगर लोकसभा विघटित हो गई, मान लीजिए कल राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया और परसों पता चला लोकसभा विघटित हो गई, परसों विघटित हो गई बुलाए जाने के पश्चात, अगर आज ही विघटित हो गई तो बुलाएगा ही नहीं संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि लोकसभा विघटित हो गई और संयुक्त अधिवेशन दोनों लोकसभा और राज्यसभा से होता है, तो विघटन के पहले नहीं, बुलाने के पहले अगर विघटित हो जाती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब विघटन के बाद संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया उसके बाद अगर विघटित हो जाती है लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा विघटित होती ही नहीं, राज्यसभा तो स्थायी सदन है कि नहीं, राज्यसभा विघटित होती नहीं, अगर बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा विघटित होती है तो उस संबंध में क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने बुला लिया है, तो संयुक्त बैठक होगी, चाहे लोकसभा विघटित हो चाहे ना हो, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा विघटित हो जाती है तो संयुक्त बैठक होगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक सामान्य बहुमत से ही पारित होता है, मतलब 50% बहुमत से ही पारित होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये नहीं कि 2/3 बहुमत से पारित हो रहा है कि नहीं, ये नहीं कि 2/3 प्लस जो है सदन के सदस्यों का बहुमत, है कि नहीं, ये नहीं 2/3 प्लस जो है आधे राज्यों का विधानमंडल, इसमें तो है ही नहीं, है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक पारित होगा सामान्य बहुमत से पारित होता है, क्योंकि साधारण विधेयक ही प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं, संयुक्त अधिवेशन में ना तो धन विधेयक ना तो संविधान संशोधन विधेयक इसमें प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, साधारण विधेयक इसमें प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए साधारण विधेयक है तो सामान्य बहुमत से ही पास कर दिया जाता है, ठीक, ध्यान देना है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार इसी में रिवीजन हो चुका है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया के नियम बनाता है, नियम राष्ट्रपति बनाता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, मंत्रियों के संबंध के चुनाव के बारे में नियम राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, नियम राष्ट्रपति वहां भी बना रहा है, नियम राष्ट्रपति संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना रहा है, और राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात नियम बनाता है। मतलब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रक्रिया के नियम बनाता है, अपने नियम अपने मतानुसार नियम नहीं बना लेगा, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ परामर्श करेगा, फिर जाकर के एक नियम बनाएगा, ठीक है, कैसे प्रक्रिया संचालित हो। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है, मतलब लोकसभा में जो जो प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार उसकी कार्यवाही होती है, ना कि राज्यसभा के अनुसार, राज्यसभा की कार्यवाही के अनुसार, राज्यसभा की प्रक्रिया के अनुसार। मतलब प्रक्रिया के नियम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अध्यक्ष या सभापति मिल करके बनाते हैं राष्ट्रपति के साथ, है कि नहीं, परामर्श कर देते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन जो उसकी कार्यवाही होती है, कार्यवाही दोनों सदनों की अलग अलग होती है, उसकी दोनों सदनों की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो संयुक्त अधिवेशन में कौन सी प्रक्रिया काम करेगी, तो लोकसभा की प्रक्रिया काम करेगी, ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही होगी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है अध्यक्षता, सभापति नहीं करता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं, और किस पद पर रहने के कारण पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के कारण पदेन सभापति होते हैं। अगर वो उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, मतलब संसद का सदस्य नहीं है, तो संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता कर ही नहीं सकता है,
इसीलिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन कर सकता है? अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उपसभापति अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। राज्यसभा के उपसभापति भी अगर अनुपस्थित हैं तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके द्वारा निर्धारित कर लिया जाता, चुन लिया जाता है एक को उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। पूरा संयुक्त अधिवेशन, अगर क्वेश्चन आता है इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं शपथ क्या होता है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं और दिलाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का गठन इसीलिए होता है। संसद के प्रत्येक सदस्य को शपथ लेता है, संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है, कहां कहां से किन किन राज्यों से कितना कितना सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 80 है, पूछता है। महाराष्ट्र से 48 है, पश्चिम बंगाल से 42 है, बिहार से 40 है। इतना तो मस्ट है याद रखना। ठीक है, ठीक है, अब जो जो बता रहे हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिस सेट में भी कई बार मिला है, उनका याद रखना आपको। ठीक है, जो जो अब बता रहे हैं। तमिलनाडु 39 है, मध्य प्रदेश 29 है, कर्नाटक 28 है, गुजरात 26 है, राजस्थान 25 है। उसके बाद ध्यान देना असम का 14 है। ठीक है, अच्छा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये दोनों मिलकर के पहले 42 थे आंध्र प्रदेश का, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तो आंध्र प्रदेश का 25 हो गया और तेलंगाना का 17 हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो इसमें 5 लोकसभा सीटें चली गई दोस्तों। ठीक है, गोवा में 2 है। अच्छा, अब देख लेते हैं एक किन में है। एक मिजोरम में है, मतलब उत्तर पूर्व राज्य मिजोरम, सबसे नीचे मिजोरम, नागालैंड भी आ जाता है। मिजोरम के ऊपर मणिपुर है, मणिपुर में 2 हैं। ठीक है, ध्यान देना है। मिजोरम 1 है, नागालैंड 1 है, सिक्किम 1 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, ये ध्यान देना है, और दिल्ली में 7 है, ये चीज ध्यान देनी है। अंडमान निकोबार 1 है, लद्दाख 1 है, लक्षद्वीप 1 है, पुदुचेरी 1 है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, दोनों में पहले 1-1 था, लेकिन इनको 1 कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 1 कर दिया, तो 1 + 1 जोड़ करके 2 हो जाते हैं। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2 हैं। लद्दाख देखिए, ऊपर लद्दाख है, पूरा 1 है। लक्षद्वीप इधर द्वीप में 1 है, इधर अंडमान निकोबार में 1 है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे, लक्षद्वीप, अंडमान और पुदुचेरी में भी 1 है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। उसका मिजोरम नागालैंड में 1-1 है। ठीक है, मणिपुर में कितना है? मणिपुर में 2 है। ठीक, ये ध्यान देना। और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 है, मेघालय में भी 2 है। तो इतना हम लोगों को कम से कम ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 लोकसभा सीटों वाले राज्य। अभी जो ऊपर देखे थे उसी का व्यवस्थित क्रम है, क्रम से लगा दिया। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो 3 राज्य हैं जिसमें 1 लोकसभा सीट है, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, मिजोरम सबसे नीचे है, यहां पर मणिपुर आ जाता है, यहां नागालैंड आ जाता है और सिक्किम यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये हो गए 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? अभी हम लोग देखे थे, एक अंडमान निकोबार इधर आ जाता है, ठीक है, और एक लक्षद्वीप इधर आ जाता है, और एक लद्दाख ऊपर आ जाता है कि नहीं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, एक लद्दाख इधर आ गया, एक चंडीगढ़ इधर आ गया, ठीक है, और एक पुदुचेरी इधर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 1-1 लोकसभा सीटें हैं और 3 राज्य हैं। और 2 लोकसभा सीटों वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो 5 राज्य हैं 2 लोकसभा सीट वाले। एक अरुणाचल प्रदेश आ गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 3 नहीं, त्रिपुरा में 2 हैं और गोवा है, मतलब छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। जमानत राशि का जब्त होना, ये जो जमानत राशि दी है ये कब जब्त हो जाएगा? जब लोकसभा चुनाव में उनको प्रत्याशी को वैध मतों का यदि 1/6 नहीं मिलता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कितना अधिकतम चुनाव में खर्चा हो सकता है। तो 95 लाख, 75 लाख, 40 लाख, 28 लाख। ठीक है, ये दोनों लोकसभा से संबंधित है, ये दोनों विधानसभा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देना। 95 लाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो बड़े होते हैं, जो बड़े राज्य होते हैं, उनमें प्रत्याशी चुनाव व्यय के लिए 95 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ राज्यों और कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों में 75 लाख रुपए है। ठीक है, ये ध्यान देना, कुछ केंद्र शासित राज्यों और कुछ उसमें 75 लाख रुपए। ठीक है, अब 40 लाख और 28 लाख, ये ध्यान देना।
95, 75, 40, 28, बस इतना ध्यान देना है। 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए और 28 लाख कुछ राज्य और कुछ संघीय क्षेत्र में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें ये खर्च होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब लोकसभा का जो पहला चुनाव होता है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चलता है दोस्तों। ठीक है, अब यह चुनाव 489 सीटों पर हुआ था। जो पहला चुनाव हुआ था 489 सीटों पर हुआ था और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, 13 मई 1952 को राज्यसभा का भी पहला अधिवेशन हुआ था और राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, ध्यान देना, राज्यसभा का। लोकसभा का जो पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और 15 मई को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था और लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी 2009 से 2014 तक दोस्तों। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। अब दोस्तों आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं नहीं वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन है तो संविधान के में वर्णन नहीं है, लोकसभा की नियमावली में वर्णन है और लोकसभा नियम 198 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। ये नहीं कि किसी का भी मनाया अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, ये नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। अब जब इसको समर्थन कर दे दिया जाता है, जब प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाता है तो 10 दिनों के भीतर उस पर मतदान कराना आवश्यक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत, मतलब अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का अविश्वास प्रस्ताव भी समाप्त हो गया है और अन्य प्रावधान भी, पूरी लोकसभा हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। अब अगली क्लास आएगी हम लोगों की लोकसभा से संबंधित एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद वन लाइनर भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए ये सारा सेशन, क्योंकि इस पूरे सेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे, वन लाइनर लगाएंगे, तो आप लोगों का रिवीजन और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और प्रैक्टिस सेट्स भी हो जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे दोस्तों। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर, जीएस वाले भैया की टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम भेज देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।